बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यरकान के हवाले से। यरकान की अक़साम कितनी हैं, ये पीला यरकान क्या है और काला यरकान क्या है, इसके अलामात क्या है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके नुकसानात क्या है, इसका वैक्सीन है कि नहीं है, और हेपेटाइटिस सी के लिए जो गोलियां आई हैं तो आया ये ज़्यादा बेहतर है या जो पहले से जो इंजेक्शन यूज़ होते थे वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि यरकान की कितने अक़साम हैं। तो यरकान की जो अक़साम है उसमें जो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है। उसमें फिर जो है पीला यरकान है और काला यरकान है। पीला यरकान जो है वो हेपेटाइटिस ए और ई है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये काला यरकान है। इसके अलावा इसमें ख़तरनाक कौन से हैं, पीला यरकान ख़तरनाक है या काला यरकान ख़तरनाक है? तो इसमें जो ख़तरनाक है वो काला यरकान है। जो पीला यरकान है वो ख़तरनाक नहीं है, वो सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए या 10 दिन के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। और उमूमी तौर पर वो बच्चों में जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। जो काला यरकान है ये ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है क्योंकि ये आस्तीन का सांप है। इसमें बंदे को कोई अलामात नहीं होते। अलामात तब होते हैं, तब ज़ाहिर होते हैं जब ये बंदे को पूरा खा जाता है। अगर आप लेवर को ले लें यानी कलेजी को, तो इसमें से जब 90% पोर्शन ख़त्म हो जाए तब ये अपने आप को शो करता है कि आपको अंदर इन्फेक्शन है। तो ये आस्तीन का सांप है काला यरकान जो है, और इसका जो है इलाज भी बहुत मुश्किल है। पीले यरकान का इलाज आसान है, उसमें आपने सिर्फ पानी देना है, उसका इलाज आसान है। काले यरकान का इलाज भी मुश्किल है। काले यरकान जो है उसके अलामात भी नहीं होते। इसके अलावा जो काला यरकान है इसमें जो है इससे कैंसर हो जाता है। काले यरकान से हेपेटाइटिस बी और सी से पहले उसको वो CLD में चला जाता है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें कलेजी अपना काम छोड़ देती है। तो उसमें जो है बंदे का पेट फूलता है बहुत ज़्यादा, बंदे को बार बार उसमें इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, बंदे का जो है वो अंदर जो नसें वेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो फूल जाते हैं ब्लड से। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसके अलामात क्या हैं? अलामात जो है इसमें ये है, जो पीला यरकान है उसमें तो जो है आंखें पीली हो जाती है, बंदे को जो है वो वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी करता है बंदा, और पूरे जिस्म में जान नहीं होती। पूरे जिस्म में जो है वो फटीग, मलेज़, उनकी एनर्जी जो है वो फील करते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग गुड। उनकी एनर्जी जो है वो डाउन होती है, साथ में फीवर भी हो सकता है। तो उसमें लेकिन उसमें जो है छोटे पेशाब का वो रंग जो है वो पीला हो जाता है, आंखें भी पीली, छोटे पेशाब का रंग भी जो है वो पीला हो जाता है। उसका इलाज तो आसान है। जो काला यरकान है वो इनिशियल स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक बंदा होता है, उसमें सिम्टम्स नहीं होते, सिवाय सुबह के वक्त जो है वो बंदे को उल्टी आती है, भूख नहीं लगती, और बंदे को जिस्म में दर्द होती है, फटीग बंदे को होती है, मतलब थकावट बहुत होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक बंदे को थकावट है तो उसको ज़रूर जो है काला यरकान होगा, नहीं, इस तरह नहीं है। तो हेपेटाइटिस जो पीला यरकान है और काला यरकान है, तो उसमें पीला यरकान पे जो हमने डिस्कशन कर दी। काले यरकान की तरफ आते हैं। अब दोनों की ट्रांसमिशन किस तरह है, एक बंदे से दूसरे बंदे में किस तरह मुंतकिल होती है। पीला यरकान जो है वो गंदे खुराक से फैलती है, गंदा खुराक और गंदा पानी, हेपेटाइटिस A&E, गंदा खुराक, गंदा पानी जिसमें वायरस होता है। जो काला यरकान है हेपेटाइटिस B and C, वो जो है खून
कंटैक्ट की वजह से लगता है, ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट की वजह से। अब उसके बहुत सारे काजेज़ हैं कि ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट जो है वो आपका कब आता है। इसके अलावा जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो जिसकी माँ को हेपेटाइटिस बी या सी है तो पैदाइश के वक्त चांसेस होते हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए बच्चे को। इसके अलावा अगर किसी हस्बैंड को है, शोहर को है या उसकी बीवी को है तो उसमें भी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से चांसेस ज़्यादा है एक से दूसरे को लगने में। जिस तरह HIV के चांसेस ज़्यादा है उसी तरह काले अरकान के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। खून का कांटेक्ट किस तरह होता है, तो एक तो सिरंजेस, हमारे यहाँ कंसेप्ट है, हम जाते हैं हमें इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन के बगैर में ठीक नहीं होता, ये साइको हमने बनाई है, ड्रिप लगा दो। तो ड्रिप और इंजेक्शन, अब पेरिफेरी में जो प्रैक्टिस होता है उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये जो सिरंज यूज़ हो रहा है या जो ड्रिप सेट यूज़ हो रहा है किसी ने ख़ुद कंफर्म किया है कि ये इसने अभी मेरे आंखों के सामने खोल दिया है, नहीं। यहाँ पे तो जो है लोग जो है बस वो लेट जाते हैं और ड्रिप ऊपर लटका के बस डाल दो, और पता नहीं है कि ड्रिप में क्या है, पानी है और नमक है और क्या है, कुछ नहीं है। न्यूरो बयान का एक कंसेप्ट चल रहा है कि उसमें जो है ताकत वाली इंजेक्शन डाल दी तो उसके मुझ में एनर्जी आ गई। मैं बताता हूँ कि उसके पीछे क्या है। उसमें इस तरह होता है कि उसमें स्टीरॉइड्स डालते हैं, डेल्टा कार्टेल या डिकोड्रान, तो उसका यूफोरिक इफेक्ट होता है स्टीरॉइड्स का 2-3 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए। ज़्यादा डोज दे दो तो ज़्यादा वक्त के लिए काम करती है। तो यूफोरिया जो उसको होता है ना, तो वो फील करता है कि मैं जो है वो ठीक हो गया हूँ। कास को उन्होंने ट्रीट नहीं किया, कास क्या था, और न कास को वो जो है डिग आउट करते हैं। बस कंसेप्ट जो है दिमाग में किसी का टाइफाइड बना दिया है, किसी को जो है टाइफाइड के लाइन पे ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी कोई और चल रही है, बीमारी कोई और है। टाइफाइड टेस्ट किया जो आम बनने का भी नॉर्मल है, मेरा कर लो, मेरा भी जो है वो पॉजिटिव आएगा, दूसरे का कर लो उसका भी पॉजिटिव आएगा। तो बीमारी कोई और चल रही है और आपने मुझे टाइफाइड की लिस्ट में डाल दिया, तो क्या हो गया, तो एक तो मेरी बीमारी चल रही है साथ में, वो तो डायग्नोज नहीं हुई। दूसरा, अब मुझे टाइफाइड का इलाज दे रहे हैं तो टाइफाइड के दवाई जो है, टाइफाइड की दवाई ने काम अब छोड़ दिया है। टाइफाइड की दवाई अब टाइफाइड के मरीज में भी काम नहीं करती। क्यों? हमारे इस माल प्रैक्टिसिंग की वजह से, हमारे इस टाइफाइड टेस्ट की वजह से, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट था किसी ज़माने में, अब वो ऑब्सोलेट है। तो टाइफाइड और विडाल जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। और हम क्या करते हैं, एक पेशेंट सिम्टोमेटिक आपको आता है, द कॉज इज़ कोविड-19, आपके पास काज मालूम है कि कोविड-19 है और आप जो है उसको टाइफाइड के लाइन पे ट्रीट कर रहे हैं कि इसका तो टाइफाइड पॉजिटिव आया है। तो इस मिसकंसेप्शन से हमें बाहर निकलना चाहिए। ड्रिप, सिरंजेस, इसके अलावा अगर कोई IV ड्रग अब्यूज़र है, ख़ुद को जो है वो इंजेक्शन लगाता है, उससे काला अरकान जो है वो फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने देखे हैं, जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं तो वो तो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में उनको जो है वो ब्लड लगता है, फिर भी उनको हेपेटाइटिस B और C लग जाता है। तो जिनको क्रॉनिक बेसिस पे ब्लड डोनेशंस होती है तो उनको चाहिए कि वो हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन ज़रूर करें। हेपेटाइटिस C का कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन कम से कम हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो है बार्बर्स के पास जब हम जाते हैं, नाई के पास, उसके पास जो वो ब्लेड यूज़ करता है, हमने वो चेक करना होता है कि ये ब्लेड जो ये इस्तेमाल कर रहा है तो ये चेंज करता है कि नहीं करता, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। एक बंदा आ गया नाई के पास, उसने जो है उसका शेव कर दिया, तो अगर वो हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव है और वो वही ब्लेड दूसरे बंदे पे इस्तेमाल करे, तीसरे पे इस्तेमाल करे, तो ये वायरस स्प्रेड कर रहा है। इसी तरह एक इंजेक्शन, ये एक सिरंज जो है वो यूज़ हो गया है और वही सिरंज जो है वो आप उसमें टोको, उसमें टोको, उसमें टोको, तो अगर ये बंदा हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव तो उसको आपने ट्रांसमिट किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया और उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो सिरंजेस, इसी के अलावा जो है किसी का जो है दांत निकालते हैं,
जो डेंटिस्ट बैठे हैं, पेरिफेरी में जो डेंटिस्ट बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो दांत निकालते हैं, वो मेरा निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, उसी चीज़ पे तीसरे का निकाल दिया, चौथे का निकाल दिया, एक चीज़ है, सबका एक एक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गए अभी, तो बी और सी से जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो डिवाइस, वो अपरेटस जिसे वो दांत निकालते हैं। तो उसका इसका भी कर दिया, उसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, तो इसको भी ट्रांसमिट कर दिया, उसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। तो ये जो है ट्रांसमिशन के जो इधर जो सर्वे हुई थी इधर सवाबी में, तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस, थाउजेंड्स केसेस में जो है वो अगर आप ले लो तो उसमें 500, 1000 में से 500, ये बहुत ज़्यादा फिगर है। और ऐसे लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं थे, कोई अलामात इसमें नहीं थे, पेशेंट बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसका वो कर दिया। वजह क्या थी, जहाँ पे डेंटिस्ट बैठा होता है उसका जो अपरेटस होता है वो सारा इन्फेक्टेड है, तो वो जो है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उधर से जो है हर किसी को हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी जो है वो स्प्रेड होती है। इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी प्रोसीजर हो, पेरिफेरी में ना करें, और पेरिफेरी में करना है तो BHU, RHC, THC इसी में करना है। किसी बंदे ने कोई अगर शॉप बनाया है और उसी में आप जाके करते हैं तो उधर से तो आपको फिर हेपेटाइटिस बी और सी लगेगा। हम तो उधर बैठ जाते हैं, बस वो इतना काम नहीं है, बस 1 मिनट का काम है, हम जो है ब्लेड चला देंगे और बस वो निकाल देंगे। भाई इस तरह नहीं होता। हेपेटाइटिस बी और सी, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। और जो भी प्रोसीजर हो कम से कम डॉक्टर से कराए, या इसी तरह नहीं है कि किसी ने जो है वो शॉप पे लिखा है कि कुछ भी लिखा है ना, तो हमने जो है ये चीज़ें हमने प्रिवेंट करनी है। ये चीज़ें हमने प्रिवेंट कर दी, हमारे माइंड में ये चीज़ें बैठ गई, तो फिर जो है कोई मसला नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, गलती हमारी है, हमारा एजुकेशन लेवल इतना होना चाहिए कि फिर हम जो है वो उसे पूछ सके, भाई व्हाट आर यू डूइंग टू मी, तुम ये काम कर रहे हो, तुमने ये जो है वो कर दिया है, ये डिवाइस जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये स्टीराइल है। तो ये चीज़ें हमने प्रिवेंट करनी है। जो भी प्रोसीजर हो सही जगह से करनी है, सही बंदे से करनी है। इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी के नुकसानात क्या है? पहला नुकसान तो यह है कलेजी काम करना छोड़ देता है, तो उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, खून नहीं रुकता, तो अंदर जो भी नस पट गई तो बस फिर जो है वो ब्लीडिंग होती रहेगी। इसमें जो है नसें फूल जाती हैं, वीन्स जो है उसमें खून जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वो उसकी साइज़ बढ़ जाती है। और यहाँ ये जो खुराक की नाली है इसके नीचे कुछ रगें होती हैं, वो जब फट जाएं तो उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो सकती है। इसको हम इसोफेजियल वायरसेस बोलते हैं। दूसरी बात जो है, इसका जो कलेजी है वो अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, वो बनाना छोड़ देती है। जब वो बनाना छोड़ देती है तो बंदे का पूरा जिस्म सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आंख जो है वो सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, पेट जो है उनका फूला हुआ होता है, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, पाँव में स्वेलिंग होती है। तो ये इस बात को शो करता है कि इसके लीवर ने काम करना छोड़ दिया, उसकी कलेजी ने काम करना छोड़ दिया है। ये वायरस जो है ये डायरेक्ट लीवर पर अटैक करता है। तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा जो अहम नुकसान है वो ये है कि बंदे को बार बार इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लीवर जो है कलेजी ये सिक्योरिटी की तरह काम करती है। किसी बंदे में इन्फेक्शन होती है तो ये जो है उस टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो वो काम नहीं। इसका जो अहम और सबसे बड़ा नुकसान है वो कैंसर है। कलेजी जो है जब उसमें हेपेटाइटिस सी हो जाए तो लॉन्ग टर्म में उसको जो है फिर कैंसर हो जाता है और बंदा जो है फिर उसी से मर जाता है। तो ये तो उसके नुकसान आते हैं। अच्छा, वैक्सीन है कि नहीं है? तो पीले अरकान का तो वैक्सीन है, लेकिन यूजुअली हम जो है वो वैक्सीन नहीं देते। उसकी मिसाल खसरा की तरह है, एक बंदे पे एक बार आ गई तो इसको फिर जो है पीला अरकान नहीं होगा।
लेकिन काले अरकान में ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी है, सी का वैक्सीन अभी तक जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, उसके 3 डोजेज़ हैं, वो जो है सब ने लेनी है। आज 3 डोजेज़ होती है, एक अगर अभी ले, दूसरा 1 महीने बाद है और तीसरा 6 महीने बाद है। इंजेक्शन भी जो है वो बहुत सस्ते हैं, तो इससे जो है बंदा इम्यून हो जाता है। हेपेटाइटिस बी उसको फिर इंशाल्लाह नहीं लगेगी। हेपेटाइटिस सी जो है उसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसका इलाज क्या है? इलाज जो है वो परहेज़ है। किन चीज़ों से परहेज़ है? जो मैंने इतनी बड़ी डिस्कशन की, इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। हम जो है इंजेक्शंस, ड्रिप्स, उसको जितना चाहे अवॉइड कर दें, क्योंकि वही जो है मेन रिस्क हैं। दांत जो है वो किसी जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो डेंटिस्ट हैं, उसी से जो है वो निकलवाएं। तो जो भी प्रोसीजर हो तो किसी वो भी जो है उसी तरह जो क्वालिफाइड बंदा है उसी से जो है हम वो प्रोसीजर करें। और डॉक्टर जो कहता है तो उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। सपोज़ अगर आप डॉक्टर के पास गए कि मेरा हीमोग्लोबिन तो 9 है, मुझे तो खून लगना चाहिए। अब डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपकी एज और उम्र के हिसाब से हमने ये डायग्नोसिस बना दी है, हीमोग्लोबिन आपका जो है वो बढ़ जाएगा, दवाई हम दें। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आपने हमें वो खून लगवा दे। आप भाई क्यों जो है फोर्स कर रहे हो, क्यों जो है वो डॉक्टर भी मजबूर, ठीक है लगवा दो। मसला ये होता है उसमें कि आप डॉक्टर एक बात आपको बता देता है, आप उसको फोर्स ना करो। फोर्स करोगे तो अपना नुकसान होगा आपका। इसके अलावा जो है इसकी गोलियां आई है हेपेटाइटिस सी की, तो वो गोलियां ज़्यादा बेहतर है या इंजेक्शन? तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने दिमाग में ये बात बिठाई है कि गोलियों के जो है वो नुकसान ज़्यादा हैं, इंजेक्शन के नुकसान कम हैं। हालांकि ये उल्टा है, गोलियों के नुकसान कम हैं और इंजेक्शन के नुकसान ज़्यादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो है वायरस के किस ख़ानदान के साथ इन्फेक्ट हुए हों। अगर वो इन्फेक्शन ख़तरनाक है तो ये फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये ओरली जो दवाइयाँ हैं उससे कंट्रोल हो जाएगा या नहीं। लेकिन यूजुअली अगर बहुत ख़तरनाक है या दवाइयाँ इस्तेमाल की उससे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करनी होती हैं। और अगर जो है वायरस ख़तरनाक नहीं है और तादाद में भी कम है खून में, तो फिर जो है फिर भी डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन ओरल जो है वो जो गोलियां आई हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ मेरा ये है कि इसका जो है, अगर आप कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये मैं नहीं ले सकता, तो आप गूगल पे सर्च करो कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्प्रिन, तो आप डिस्प्रिन भी फिर नहीं ले सकोगे। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर किसी चीज़ के होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने ये चीज़ दिमाग में बिठाई है, तो फिर इस तरह फिर काम नहीं होता। तो ये एक सोशल अवेयरनेस थी हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से। हम अगर इन बातों पे अमल करें तो इंशाल्लाह हेपेटाइटिस बी और सी का इंसिडेंस, इनके जो इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा और लोग जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। शुक्रिया।